लेकिन ये जो नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं, उनका चरित्र तो हम जानते हैं, जो पिछले 10 साल में उन्होंने खास तौर पर दिखाया है। लेकिन ऐन मौके पर ये विपक्ष के साथ ये दगेबाजी, ये बेवफाई, ये अवसरवाद, आखिरकार इतने सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें और क्या चाहिए? अगर राष्ट्रीय राजनीति में वो एक अच्छी भूमिका निभाएंगे, तो एक अच्छे तरह से उनकी विदाई राष्ट्रीय राजनीति से हो सकती है, या उसमें वो जगह भी बना सकते हैं। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, वो उनकी अपनी छवि के लिए, देश के लिए, विपक्ष के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो रही? देखिए, नीतीश कुमार को लोग पलटू राम भी कहते हैं, कभी इधर पलटे कभी उधर पलटे। इस बार अगर वो पलटते हैं तो बिहार की जनता बहुत प्रसन्न नहीं होगी इससे कि वो महागठबंधन में थे, उसको ध्वस्त करके वो फिर बीजेपी के पाले में चले गए। और हर इस तरह की गतिविधि से विश्वसनीयता लोगों की कम होती है, इसलिए उनकी भी विश्वसनीयता कम होगी। नीतीश का एक जातीय वोट बैंक है, लेकिन वो अपने आप में नाकाफी है बहुत कुछ करने में। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिहार में करीब करीब नगण्य है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में ताकत नहीं है, इसलिए नीतीश और भारतीय जनता पार्टी मिल भी जाते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि वोटरों के मन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। या 2-4 सीट इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन बिहार में कोई बहुत बड़ा लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं उनके आंकड़ों में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरे देश की राजनीति में एक बवाल तो आएगा ही, भूचाल आएगा कि भाई नीतीश थे, ऑलमोस्ट कन्वीनर थे ऑपोजिशन यूनिटी के, विपक्षी दलों के, इंडिया गठबंधन के, उसके बाद वो चले गए मोदी जी के साथ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बिहार में इसका बहुत लिमिटेड असर पड़ेगा, इसका देश में बहुत लिमिटेड असर पड़ेगा, क्योंकि देश, खास करके विपक्ष के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो देश का वोटर आज खंडित है सूबे के अनुसार, कि बिहार में जो हो रहा है उसका असर बंगाल में नहीं पड़ेगा, बंगाल में जो हो रहा है उसका असर यहाँ नहीं पड़ेगा, असम में जो हो रहा है उसका असर यहाँ नहीं पड़ेगा। तो विपक्ष खंडित है। भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया है इस समय, लेकिन विपक्ष खंडित है, और विपक्ष की जो मजबूती है वो एक सूबे में है, दूसरे सूबे में नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन वहां का लीडर है। तो इसलिए अब जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम किसी को सीट नहीं देने वाले हैं, हम सब सीट खुद लड़ेंगे, आम आदमी ने कह दिया, तो बाकी लोग निराश तो इससे होंगे, आमने सामने लड़ाई होगी। देखना यह है, क्योंकि इसका भी उदाहरण हमारी राजनीति में है मुकेश जी, और खास करके आम आदमी पार्टी ने ये उदाहरण हमारे सामने रखा कि दिल्ली में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और 100%, लगभग 100% स्वीप किया। उसके पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में सब लोग एक्टिव थे, कांग्रेस तो थी ही, उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी लड़ती थी, जदयू लड़ता था, और तरह तरह के लोग वहां पर चुनाव लड़ते थे, कुछ न कुछ सीटें भी उनको मिलती थी, एंड ऑफ कोर्स भाजपा लड़ती थी। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, और बनी है हमारे देश में, जब एक पार्टी पूरा स्वीप करती है। तो अगर ममता बनर्जी को यह विश्वास है कि अकेले लड़कर भी उनको 2019 में 18 सीटें जो मिली थी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में, उसको वो कम कर देंगी, अपनी सीटें बढ़ा सकती हैं, सो बी इट, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस को नहीं मिले लेकिन बीजेपी की सीटें घटे, ममता की सीटें बढ़े। उसी प्रकार बिहार में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो अच्छा करे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश अच्छा करें, तो फर्क इससे पड़ेगा। साउथ की स्थिति आप जानते हैं, उसका ज्यादा उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अंत में मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है इस मामले में वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, क्योंकि कई प्रमुख राज्यों में कांग्रेस पार्टी और भाजपा आमने सामने है और कॉन्टेस्ट जो है वो द्विपक्षीय है। या तो कांग्रेस जीतेगी या कांग्रेस हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी हारेगी, बीच में कोई नहीं है। और वो जो सीटें हैं वो तय करेंगी कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं और लोकसभा में उनको बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात स्पष्ट है, वो स्पष्ट जो बात है वो ये है कि इतना जो कुछ जतन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं, रामलला वहां पर स्थापित करना, यहाँ नीतीश को तोड़ना, उधर कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि देना, ये जो बहुत कुछ वो कर रहे हैं वो इस बात का भी द्योतक है कि उनमें विश्वास का संकट पैदा हुआ है। वो शायद ये सोच रहे हैं, उनके पास सारी गोपनीय सूचनाएं भी हैं जो आपके पास और हमारे पास नहीं है। उनको शायद ये सूचना मिली है कि अगले चुनाव में वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसकी जुगत में वो लगे हैं, चाहे वो कितना भी दावा कर लें अब की बार 400 पार। तो इसलिए इस समय विपक्ष की आवश्यकता, विपक्ष के लिए आवश्यकता है कि वो अपनी नीति स्पष्ट करें, अपनी स्ट्रैटेजी सही ढंग से बनाए। और अगर विपक्ष जो है वो इसी राय का है कि भाई जो जहां मजबूत है वहां लड़ ले सब सीटें और फिर आगे भगवान मालिक है, तो ये ऐसा करो, ऐसा ही करो। ये विपक्षी एकता, इंडिया गठबंधन, फलना ढेकना, रोज का जो नौटंकी है इसको खत्म करना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि पीपल गेट दी ऑपोजिशन दे डिजर्व। भारत में इस समय हमारा कोई शिकायत रूलिंग पार्टी से नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। हमारी शिकायत है ऑपोजिशन से कि वो बहुत ही कंफ्यूजन फैला रहे हैं देश की राजनीति।